हेलो दोस्तों, इस वीडियो में समझेंगे इनकम यानी कि आय, राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम, मौद्रिक आय, मॉनेटरियल इनकम, डिस्पोजेबल इनकम यानी कि प्रयोज्य आय। इसके बारे में समझेंगे। वास्तविक आय क्या होता है, रियल आय, उसके बारे में समझेंगे। और फार्मूला उसका निकालने का क्या तरीका है, प्रति व्यक्ति आय, उसके बारे में समझेंगे। और राष्ट्रीय आय निकालने का जो तरीका है, कैसे भारत में निकाला जाता है, उसके बारे में समझेंगे। और विदेश में कैसे निकाला जाता है, उसके बारे में समझेंगे। इसके बारे में आइए देखते हैं। इकोनॉमिक्स का यह चैप्टर है, राष्ट्रीय आय, आय, इस सब के बारे में समझते हैं। इनकम, पहले इनकम समझ लेते हैं। उसको मौद्रिक आय कहते हैं, ठीक है। किसी काम या श्रम के बदले मिले धन को मौद्रिक आय कहते हैं। कोई व्यक्ति काम करेगा, डायरेक्ट उसको धन मिला, जैसे 500 रुपया कोई मिस्त्री है, चार्ज काम कर रहा है, मिस्त्री का चार्ज है 500 रुपया। तो कोई काम कर रहा है, उसको 500 मिलेगा, तो डायरेक्ट मिल जाएगा उसको। किसी काम के बदले मिले धन को मौद्रिक आय कहते हैं। ये तो कोई भी समझ सकता है, मौद्रिक आय। अब समझते हैं प्रयोज्य आय, डिस्पोजेबल इनकम। मौद्रिक आय में टैक्स घटाने के बाद जो धन बचता है वही प्रयोज्य आय कहलाता है। देखिए, जितना मौद्रिक आय है, जिसमें 500 रुपये मौद्रिक आय हो गया, उस पर सरकार का जो टैक्स है उस पर घटाने के बाद जो बचता है वही प्रयोज्य आय कहलाता है। जैसे 100 रुपया हो गया, इस पर 10% मान लीजिए टैक्स है, तो 10 रुपया कट गया 100 में, तो कितना बचा, 90 रुपया बचा, बाकी 10 रुपया टैक्स है। तो यही हो गया प्रयोज्य आय। जितना में से कितना परसेंटेज कट कर आ रहा है वही होता है आपका प्रयोज्य आय। अब आगे समझते हैं। देखिए, आप समझते हैं रियल इनकम, वास्तविक आय क्या है। प्रयोज्य आय में से ऋण भार और देने वाले का धन को घटाते हैं, और जो बचा हुआ धन होता है वही वास्तविक आय कहलाता है। जैसे मैं किसी से कर्जा लिए आप, या सरकार का टैक्स भी है उस पर, तो उस पर जो लास्ट में जो बच गया वही रियल इनकम होता है। जैसे किसी से आप कर्जा लिए, और कर्जा कर्जा भी देंगे आप, और टैक्स गवर्नमेंट का है वो भी देंगे। उसके बाद जो लास्ट में जो आपके पास बचत जो रुपया हो गया वही वास्तविक आय होता है। आइए उसके उसके बारे में भी समझेंगे फार्मूला से। देखिए, महंगाई बढ़ने पर रियल आय घटने लगता है। यानी कि महंगाई जब होगा तो सामान का खपत ज़्यादा होगा, तो पैसा भी कम होगा, इसलिए घटने लगता है ये। इसका जो उदाहरण है, मान लीजिए किसी के पास 1 लाख रुपया है और किसी से 5,000 रुपया कर्ज लिया है, और उस पर 25% सरकार का टैक्स है। तो इसके एग्जाम ऐसे ही क्वेश्चन बनता है, मौद्रिक आय, प्रयोज्य आय और वास्तविक आय ज्ञात करें। तो देखिए, आपका 1 लाख तो आय हो गया, मौद्रिक आय, मॉनेटरियल इनकम हो गया। प्रयोज्य आय पूछेगा तो 25% टैक्स है, तो 25% टैक्स पर काट दीजिएगा तो 75,000 रुपये बचा। और वास्तविक आय क्या है, जिससे आप कर्जा लिए हैं, तो 75,000 माइनस 5,000 हो गया, तो 70,000, ये आपका रियल इनकम हो गया। और महंगाई बढ़ेगा तो घटते चला जाएगा। तो ये सब फार्मूला याद करके रखिएगा। तो मौद्रिक आय, प्रयोज्य आय, वास्तविक आय। एक होता है काला धन, वैसा धन जिस पर टैक्स नहीं दिया जाता है, यानी कि गवर्नमेंट के नज़र में नहीं रहता है, वही काला धन कहलाता है। काला धन के मतलब कि ये 2 नंबर का रुपया होगा, लेकिन सरकार का नज़र नहीं है, टैक्स नहीं दे रहा है, वो कमाया हुआ धन ही होता है, लेकिन उस पर टैक्स नहीं दिया जाता है, वही काला धन कहलाता है। काला धन उसी को बोलते हैं। और काला धन के लिए देखिए, काला धन के लिए गवर्नमेंट बहुत सारा पॉलिसी निकाल चुका है, लेकिन काला धन पकड़ में नहीं आ रहा है। बहुत सारे उपाय हैं, लेकिन इसके ये उपाय से नहीं आया है किसी के पास। नोटबंदी हुआ था हाल ही में 2016 में 8 नवंबर को, उस पर भी कोई, यानी कि 99.99% तो आरबीआई बोल दिया कि मेरे पास आ चुका है ये। वैसा धन जिस पर सरकार को टैक्स नहीं दिया जाता है, क्योंकि धन की जानकारी नहीं होती है सरकार को, यही काला धन कहलाता है। ये समझ गए। इसमें ब्लैक मनी इसको बोलते हैं, काला धन को। और वास्तविक आय को, जिस पर सरकार का नज़र होता है, उसे रियल इनकम कहते हैं। वाइट मनी भी उसको कहते हैं। ये डिस्पोजेबल आय को ही बोलते हैं, वाइट मनी बोलते हैं। रियल इनकम जो महंगाई कर्जा काट कर दिए उस पर भी आता है। तो प्रयोज्य आय पूरी तरह से वाइट मनी है। और जो कर्ज है तो लेना लेना देना तो काम है, तो कर्ज पर भी वही रियल इनकम होता है, और वाइट मनी भी कहलाता है ये। तो ब्लैक धन वही है कि काला धन की तरह घर में इकट्ठा करके रखता है, सरकार को टैक्स नहीं देता है, यही काला धन कहलाता है। ये समझ गए इतना। अब आगे समझते हैं। देखिए, अब समझते हैं राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय क्या होता है, जब एनएनपी यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट को मार्केट प्राइस से बदलकर फैक्टर कास्ट पर निकालता है,
उसे नेशनल इनकम कहते हैं। जैसा कि हम लोग पढ़े हुए हैं, मार्केट प्राइस से बदलकर फैक्टर कास्ट पर निकालता है, तो नेशनल इनकम निकालने के लिए एनएनपी माइनस इनडायरेक्ट टैक्स होता है, माइनस इनडायरेक्ट टैक्स। ये फार्मूला याद कर लीजिएगा। राष्ट्रीय आय निकालने के लिए मार्केट प्राइस को बदलकर फैक्टर कास्ट में निकालता है, यानी कंपनी में जो सामान बनता है फैक्टर कास्ट पर और मार्केट में निकलता है तो सरकार टैक्स ठोक के आगे मार्केट प्राइस पर बेचा जाता है वो। तो नेशनल इनकम निकालने के लिए एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट माइनस इनडायरेक्ट टैक्स होता है। ये वीवीआई है, याद करके रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में बनता है ये। देखिए, किसी भी देश के अंदर सरकारी या निजी से मिलने वाली कुल आय का योग होता है ये, जैसे निगम, निवेश, सार्वजनिक, निजी। यानी कि राष्ट्रीय आय में जो शामिल होता है, देखिए शामिल होता है निजी हो, सरकारी हो, सार्वजनिक हो। जैसे निजी कोई व्यक्ति हो, अंबानी अडानी सब हो गया, बड़े बड़े कंपनी उद्योगपति हो गया, वो सब हो गया, कॉरपोरेट टैक्स में आता है। निवेश जो करेगा वो हो गया, सार्वजनिक हो गया। निजी वाले व्यक्ति जो भी काम करेंगे वो सब राष्ट्रीय आय में आता है ये। देखिए, राष्ट्रीय आय का वितरण जो होता है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्षेत्र हम लोग पढ़ चुके हैं। देखिए 17%, 29%, 54%। सबसे ज़्यादा सेवा क्षेत्र का होता है। प्रथम में जो खेती गृहस्थी से समान है, कृषि खनन, जो पशुपालन है, कृषि से क्षेत्र है, वो सब आता है। द्वितीय में उद्योग निर्माण, विद्युत विनिर्माण, ये सब में आता है। और तृतीय में सेवा क्षेत्र, बैंक, परिवहन, रेलवे, जितने भी ऑफिशियल होता है वर्क, इसमें तृतीय में होता है। सरकार को तृतीय क्षेत्र में बहुत ज़्यादा आमदनी होता है सरकार को। ये समझ गए? अब आगे समझते हैं। राष्ट्रीय आय की गणना CSO, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा यह किया जाता है। सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, ऑफिस बोलिएगा इसको, ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है, क्योंकि डायरेक्ट एग्जाम में CSO का फुल फॉर्म पूछता है। तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस होता है ये। इसका गठन 2 मई 1951 को हुआ था। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो न्यू दिल्ली में इसका मुख्यालय है। और सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है 29 जून को मनाया जाता है, क्योंकि PC महालनोबिस का जन्मदिन इसी दिन है, 29 जून को। क्योंकि द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो दिए थे, इन्होंने ही दिए थे और शास्त्री थे ये। भारत में राष्ट्रीय आय उत्पादन एवं आय विधि से निकाला जाता है। उत्पादन एवं आय विधि से निकाला जाता है, उपभोग विधि से नहीं निकाला जाता है, क्योंकि वो विकसित देशों में निकाला जाता है। विकसित देश कौन सा हो गया? तो अमेरिका, क्योंकि वहाँ पर साप्ताहिक पैसा मिलता है, पैसा उड़ा उड़ा के ख़त्म कर दिया वो। इसलिए भारत में इनकम ज़्यादा, बचाव ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर राष्ट्रीय आय एवं उत्पादन विधि से निकाला जाता है ये। अब समझते हैं कुछ इतिहास से पहले का। भारत में पहली बार प्रति व्यक्ति आय की गणना 1867-68 में किया गया था, जिसमें दादा भाई नेहरूजी द्वारा प्रति व्यक्ति आय की गणना किया था 20 रुपये था, जिसमें पुस्तक का नाम है पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, धन के निष्कासन का सिद्धांत। यह पुस्तक में लिखा गया है कि उस समय भारत का आय 20 रुपये प्रति व्यक्ति था। धीरे धीरे समय बढ़ते चला गया, भारत में आत्मनिर्भर लोग था उस समय, लेकिन धीरे धीरे अंग्रेजों का शासन काल आ गया। 1901 में लॉर्ड कर्जन जो था वायसराय, तो उस समय 30 रुपये प्रति व्यक्ति था 1901 में। फिर उसके बाद डॉक्टर VKR राव 1931-32 में 62 रुपये प्रति व्यक्ति आया था उस समय। उसके बाद 1944-46 में 200 व्यक्ति प्रति आया था। ये सब उस समय था। आज़ादी के समय अर्थव्यवस्था अर्ध सामंतवादी, यानी कि सरकार और सामंत मिलकर चला रहे थे, इसे सेमी फेडरल इकोनॉमी कहा जाता है ये। अब आगे समझते हैं। देखिए, राष्ट्रीय आय ज्ञात करने के तरीके। राष्ट्रीय आय ज्ञात करने के तरीके, एग्जाम में क्वेश्चन ये बनता है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना आय एवं उत्पादन विधि से किया जाता है। ये भी याद करके रखिएगा, आय एवं उत्पादन विधि से किया जाता है। देखिए, आय विधि यानी कि इनकम मेथड, इसमें सभी के क्षेत्रों के आय, जैसे निजी, निगम, निवेश, सार्वजनिक को जोड़ते हैं, यानी कि सभी क्षेत्र के आय को जोड़ते हैं। जैसे निजी हो गया, निगम, निवेश, सार्वजनिक के क्षेत्र को ऐड करते हैं। राष्ट्रीय आय इसी पर निकाला जाता है। उसके बाद उत्पादन विधि है, प्रोडक्शन मेथड। इसमें समस्त वस्तु एवं सेवाओं के मूल्य को जोड़ते हैं। इसमें बहुत सारा आ जाता है, जैसे GDP, NNP, NDP, ये सब आ जाता है। तो ज़्यादातर इसमें NNP के द्वारा इस पर अंतिम वस्तुओं के मूल्य को जोड़ते हैं, यानी कि NNP पर निकालते हैं इसे। उत्पादन विधि एग्जाम में रहेगा, किस पर निकाला जाता है? तो NNP पर, यानी कि अंतिम वस्तुओं के मूल्य को जोड़ते हैं, इसी पर निकाला जाता है। ये समझ गए? जैसे फार्मूला इसका है, NNP फैक्टर कास्ट है। तो देखिए, NNP मार्केट प्राइस
माइनस टैक्स प्लस सब्सिडीज रहता है इसमें। तो फैक्टर कास्ट पर सामान मार्केट कंपनी से निकलता है, जब वो मार्केट में पहुंचता है तो उस पर टैक्स ठोक दिया जाता है। तो ये फैक्टर कास्ट पर इसका फॉर्मूला याद करके रखिएगा ये सब। अब समझते हैं व्यय विधि। व्यय विधि कहाँ पर यह होता है? तो अमेरिका में होता है। ये विधि विकसित देशों में होता है। इसमें उपयोग और बचत को जोड़ते हैं ये व्यय विधि अमेरिका में। भारत में याद कर लीजिएगा, आय एवं उत्पादन विधि के द्वारा राष्ट्रीय आय निकाला जाता है। वर्तमान में भारत का प्रति व्यक्ति आय 1,20,000 के करीब है सालाना, जिसमें किसी देश के तरक्की को दिखाने के लिए सबसे अच्छा तरीका है प्रति व्यक्ति आय, और जीडीपी को भी दिखाते हैं। इसमें देखिए फार्मूला पूछेगा एग्जाम में, पीसीआई प्रति व्यक्ति आय का फार्मूला जो होता है नेशनल इनकम यानी कि राष्ट्रीय आय बट्टा जनसंख्या होता है। इसका फार्मूला जो है राष्ट्रीय आय बट्टा जनसंख्या होता है। ये भी याद करके रखेंगे आप। अब आगे समझते हैं। देखिए जैसे मैं प्रति व्यक्ति आय सालाना जो निकलता है, जैसे 1,20,000 रुपये हो गया और साल का 12 महीना हो गया, तो भाग कीजिएगा तो 10,000 प्रति व्यक्ति आय सालाना हो गया ये। तो समझ रहे हैं कि 10,000 प्रति व्यक्ति यानी कि सबसे गरीबी दिखाया जाता है। पॉवर्टी बहुत भारत में है, इसीलिए बहुत ज़्यादा पॉवर्टी की सीमा रेखा के बाहर है ये। धीरे धीरे कंपनी को आगे यानी कि भारत में बहुत सारा बृहत काम करना होगा भारत सरकार को। इसके लिए टेक्निकल कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, बहुत सारा निकालना पड़ेगा। दुनिया के देशों में देखिए जनसंख्या एक हेडेक नहीं होता है। जनसंख्या कमाने का सबसे बड़ा रास्ता निकलता है। उसे ज़्यादातर जनगणना में ये यूज नहीं, वोट बैंक के लिए नहीं यूज करना चाहिए। जनसंख्या के हिसाब से पूरी यानी कि वेल ट्रेंड होना चाहिए दुनिया के हिसाब से। जैसे अमेरिका में कोई कंपनी कारखाना बैठ रहा है, बड़े बड़े उद्योग, जैसे बड़ा बड़ा ड्रेन बन रहा है, पुल बन रहा है, कंपनी कारखाना निकल रहा है, बहुत सारा है, जहाज बन रहा है। जैसे में वेल ट्रेंड रहेगा दुनिया के देशों में, वो आदमी को भेज सकता है और वहाँ पर काम किया जा सकता है दुनिया के देश में। तो ये इनकम का बहुत बड़ा साधन होता है ये। जैसे चाइना हो गया, चाइना में सुबह 8 बजे आएगा, शाम के 7 बजे जाएगा, 5 बजे जाएगा। ड्यूटी इज ड्यूटी काम करता है वहाँ के लोग, इसलिए उसके पास बहुत सारा रुपया है उसके पास, चाइना के पास। भारत के पास कोई यूनिवर्सिटी कॉलेज है ही नहीं, टेक्निकल कॉलेज। और टेक्निकल कॉलेज होना ज़रूरी है, क्योंकि टेक्निकल कॉलेज होगा तो प्रत्येक व्यक्ति, घर के 10 लोग हैं तो 5-6 लोग तो टेक्निकल जरूर सीखेंगे और कोई ना कोई धंधे में लग जाएंगे। तो प्रति व्यक्ति पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा ही, जिससे देश का तरक्की होगा, जीडीपी भी बढ़ेगा। तो देश की अर्थव्यवस्था में पीसीआई का अहम योगदान रहता है। जैसे पर कैपिटा इनकम का बहुत बड़ा योगदान रहता है। यही खुशहाली को दिखाता है कि गरीबी है कि ज़्यादा खुशहाली है, यही दिखाता है, पर कैपिटा इनकम को दिखाया जाता है। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आपको बनेगा, तो ये सब होना चाहिए। स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए भारत में, क्योंकि अब औद्योगिक क्षेत्र का समय आ गया, मशीन युग है, तो टेक्निकल जरूरी है। प्रत्येक लोगों को टेक्निकल जरूरी है, क्योंकि वेल ट्रेंड होना चाहिए। दुनिया के देशों में जा सकते हैं, अपने देश में काम कर सकते हैं, दुनिया के जीडीपी में आगे भागीदारी भी निभा सकते हैं। जैसे चाइना हो गया, प्रत्येक व्यक्ति वहाँ पर टेक्निकल है, बहुत ज़्यादा काम करता रहता है। तो हर चीज़ को, जनसंख्या को भी ये भी बनाया जाता है। देखिए जनसंख्या कोई हेडेक नहीं है। भारत में 2.8 लगभग फर्टिलिटी रेट है, जिसमें एक पति पत्नी का 2 लड़का यानी कि 2.8 है, यानी कि थोड़ा सा बढ़ चुका है ये। तो वो सिस्टम ठीक है, सिस्टम में दोष है, क्योंकि कंपनी कारखाना खुलेगा, ये टेक्निकल कॉलेज खुलेगा, जनसंख्या में का बहुत बड़ा भागीदारी रहेगा। तो ये दुनिया के देशों में विजय पा सकता है। ये अगर ये जनसंख्या है तो विजय पा सकता है। यहाँ ट्रेनिंग देना होगा प्रॉपर, तब जाके बहुत सारा जीडीपी भारत का बढ़ेगा, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा। इस तरह भारत सरकार को काम करना चाहिए। ये जो भारत के देश, दुनिया के देशों में 55 लाख के करीब जो रहते हैं, वो खुद से वीजा पासपोर्ट बनवा के गए हैं, जो काम कर रहे दुनिया के देशों में छा गए हैं। भारत सरकार अगर खुद से वेल ट्रेंड करके दुनिया के देशों में, जिसमें 500 लेबर का जरूरत है, यूएई में ज़रूरत है, रसिया में ज़रूरत है, अमेरिका में ज़रूरत है, कनाडा में ज़रूरत है, इस तरह भारत सरकार भेजती तो बहुत सारा इनकम, यानी कि प्रेषण, अमेरिका के द्वारा जो प्रेषण आता है रुपया, वो सबसे ज़्यादा नंबर 1 पर है। यानी कि जो अमेरिका में कमा कर भारत में भेजता है वो। इस तरह अगर दुनिया के देशों में भेजा जाए तो कितना भारत का जीडीपी दुनिया के नंबर 1 जीडीपी में आएगा। तो ये भारत सरकार को सोचना चाहिए, इस पर पहल करनी चाहिए। टेक्निकल कॉलेज खुलवाकर, यूनिवर्सिटी खुलवाकर और इस पर वेल ट्रेंड करके भेजना चाहिए, काम करना चाहिए। दुनिया के देशों में ये सब विकसित अर्थव्यवस्था में नंबर 1 भारत आ सकता है। तो इस तरह इनकम बढ़ाया जा सकता है। तो ये आपका इनकम वाला चैप्टर खत्म हो चुका है। इसके बाद आएगा बेरोजगारी, उसके बाद गरीबी आएगा। धीरे धीरे पंचवर्षीय योजना खत्म करते हुए इकोनॉमिक्स खत्म कर देंगे। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।